Hello everyone, welcome to TVC. This is just a short video in which we are going to show you what we are going to cover in this lecture series. So we are starting our lecture series from 25th of the March. So every week you will be having 3 videos. So this is actually based on stress strain curve. So we are going to analyze what is actually modulus of elasticity and what is actually Hooke's law. Hooke's law state that stress is actually directly proportional to strain. तो कभी भी हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग लोडिंग कंडीशन के अंडर एनालाइज करेंगे किसी भी चीज़ को, मटेरियल को, अगर कंप्रेशन फोर्स है, टेंशन फोर्स है, तो मटेरियल का जो बिहेवियर होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, उसको हम प्लॉट करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे. सो डक्टाइल मटेरियल के लिए अलग होगा और ब्रिटल मटेरियल के लिए अलग होगा. सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि किस हिसाब से स्ट्रेस और स्ट्रेन वेरी करते हैं. तो जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी लिमिट या इलास्टिक लिमिट की बात करेंगे तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में चीज़ आती है वो होती है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन. हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है. तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन जब हुक्स लॉ के थ्रू हमें पता चलता है तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी मटेरियल होगा उसकी जो स्ट्रेस और स्ट्रेन रहेगी वो ऑलवेज सेम रहेगी. सो इसका मतलब है कि हमारे पास जो हमेशा स्लोप रहेगा वो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा. तो वेदर यू आर प्लॉटिंग दैट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर एल्यूमिनियम, स्टील, आयरन, तो यू विल हैविंग द सेम वैल्यू. तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हुक्स के हिसाब से हमारे पास हमेशा क्या होगा? स्लोप हमेशा सेम रहेगा. अगर मैं बात करूं तो अगर वैल्यू 1 की होगी तो ये हमेशा क्या रहेगा? थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री. सो अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रहेगा तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी. तो इसके बाद हम लोगों ने क्या करा कि यंग्स मॉडल्स के हिसाब से हमने इस प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को खत्म करके यहां एक फैक्टर दे दिया है जिसके हिसाब से स्ट्रेन वेरी करती थी. अब इस फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो एक्चुअली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या डिफाइन करता है कि कोई भी मटेरियल होगा, अगर मैं खींचूंगा, नॉर्मल प्लास्टिक की बात करूं, आयरन की बात करूं, एल्यूमिनियम की बात करूं, कॉपर की बात करूं, तो सबका हुक्स लॉ के हिसाब से कर्व क्या करता है? स्ट्रेट लाइन बनाता. लेकिन यंग मॉडल्स ने जब एनालाइज करा तो उनको पता चला कि जो हमेशा क्या होते हैं मटेरियल्स होते हैं उनकी जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक होगी वो अलग अलग स्लोप पे जाएगी. तो उन्होंने उस प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को हटा के ये वैल्यू वहां पे क्या कर दी? ऐड ऑन कर दी, जिसको हम क्या बोलते हैं? यंग्स मॉडल्स. ठीक है. तो अब मैं क्या करूंगा कि डिफरेंट मटेरियल्स को डिफाइन करूंगा कि किस हिसाब से मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी क्या करता है, इफेक्ट करता है. सो लेट अस टेक normal Hooke's law, stress is directly proportional to strain, and Young's modulus, which is equals to stress is equals to modulus of elasticity or strain. तो अगर मैं स्टील को प्लॉट करूं, प्लास्टिक को प्लॉट करूं और आयरन को प्लॉट करूं, हुक्स लॉ के हिसाब से प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक जो स्लोप होता वो तीनों मटेरियल्स का क्या होगा? सेम होगा. लेकिन अगर मैं बात करूंगा यंग्स मॉडल्स के हिसाब से तो स्टील का अलग हो जाएगा, आयरन का अलग हो जाएगा और प्लास्टिक का अलग हो जाएगा. सो यू विल बी हैविंग वेरिएशन इन द स्लोप्स. और अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं इक्वेशन ऑफ लाइन के हिसाब से तो देखा जाए सो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. इंटरसेप्ट देखा जाए इस प्लॉट का 0 पे तो c तो अपना 0 हो जाएगा. अपने पास क्या बचा? y इज इक्वल्स टू एम एक्स. सो y अपना y एक्सिस कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रेस. x एक्सिस कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रेन. और m क्या अपना स्लोप. तो इस हिसाब से जो इक्वेशन बनती है दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन. तो इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि जो m की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू कौन डिफाइन कर रहा है? E. ठीक है. तो इस हिसाब से देखा जाए तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है और y इज इक्वल्स टू mx है. सो बेसिकली
क्लियर व्यू के हिसाब से देखा जाए तो हमें क्या होगा कि अगर किसी चीज़ मटेरियल की स्टिफनेस वगैरह या उसकी इलास्टिसिटी या उसकी फ्लेक्सिबिलिटी डिफाइन करनी है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या करता है, एक बहुत अच्छा फैक्टर रहता है मटेरियल की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो सेम ही अपनी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के हिसाब से बनेगी। और हुक्स लॉ और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में यह है कि सबसे पहले हुक्स लॉ आया था। हुक्स लॉ को जब हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रैक्टिकली हम लोग टेस्टिंग करते हैं, तो जो मटेरियल्स होते हैं उनकी जो डिफॉर्मेशन होती है वो अलग अलग के हिसाब से होगी कि अलग स्ट्रेस पे अलग डिफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं है कि हम सेम अमाउंट ऑफ लोड पे अप्लाई करेंगे और उसी के हिसाब से हमेशा डिफॉर्म होगा, नहीं। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हटा देते हैं तो वहां एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज यंग्स मॉडुलस। और यंग्स मॉडुलस सेम है क्या अपना स्लोप। So hope you like the video. Please subscribe our channel for latest updates. Thank you.